मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी मैथ्स वाला में। मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था कि NEP 2020 की एक क्लास हमारी होगी और आज वही क्लास मैं लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने। क्योंकि NEP 2020 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट में और यूपीटेट में भी पूछा जाता है, लेकिन सीटेट की अगर हम बात करें, अभी ये सीटेट के लिए विशेष है। सीटेट में NEP 2020 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जितना पूछा जाता है उतना ही, अनर्गल बातें इसमें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एक कोठारी आयोग आया था जब भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के बाद जो है 1964 में, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1964 में क्या आया था, कोठारी आयोग आया था, ठीक है ना। कोठारी आयोग, और उस समय ये कोठारी साहब जो थे यूजीसी के वर्तमान उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। और कोठारी आयोग जब आया तो इन्होंने काफ़ी विस्तार से जो है शिक्षा आयोग ये जो गठन हुआ इस पर उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो 10+2 और +3 होगा, यानी कि स्कूली शिक्षा 10 साल हो गया और उसके बाद मतलब 10 साल तक, उसके बाद 10 तक, उसके बाद फिर जो है 2 साल का 11 और 12 हो गया और फिर 3 साल का जो है ग्रेजुएशन डिग्री हो गया, है ना। तो इस तरीके से 1964 में कोठारी आयोग आया था। इन्होंने ही जो है 14 साल तक के बच्चों का फ्री एजुकेशन की बात इन्होंने ही की थी 1964 में। कोठारी साहब ने ही कर दिया था 1964 में, फ्री एजुकेशन की बात इन्होंने किया था। उसके बाद 1964 के बाद जो 1968 में भी एक आयोग गठित हुआ था और उसमें जो है एक पॉलिसी बनी थी, एजुकेशन पॉलिसी 1968 में भी बनी थी। और 1968 के बाद फिर 1986 में बनी, जो थोड़ा सा डिटेल्ड थी, विस्तृत थी ये, है ना। और इसमें काफ़ी पहलुओं का जिक्र किया गया था इस एजुकेशन पॉलिसी में। और 1986 में जो है कुछ संशोधन भी हुआ था 1992 में इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ संशोधन भी हुआ था। और 1986 से अब तक जो है यही एजुकेशन पॉलिसी चली आती थी भारत में। लेकिन अब जो है NEP 2020 आई है। NEP 2020 जो आई वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के बेसिस पर आई है। और ये लागू कब हुई, अपने यहाँ लागू हुई 29 जुलाई 2020 को, 2020 को ये इसकी मंजूरी मिली है, ठीक है ना। तो मेन बातें क्या है ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। मेन बात जो है वो पहली तो ये हुई कि यहाँ इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई कि 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल, लगभग 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे वो होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या किसी कारणवश वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका स्कूल में एनरोलमेंट ही नहीं होता है ना। तो ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल 2 करोड़ बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या स्कूल तक गए ही नहीं है, उनको वापस स्कूल में लाया जाएगा, उनका नामांकन किया जाएगा। और जो मेन बात एक और है, एक पॉइंट और है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हुआ करता था उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, एक एक करके हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या था, एजुकेशन सिस्टम जो था वो 5+3+3+4 था, नहीं 10+2 था। 10+2 जैसे अभी हमने जिक्र किया कि 10+2+3 इस तरीके से, यानी 10 और +11 12 हो गया और उसके बाद फिर हो गया 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया। लेकिन अब जो है चेंज होके वो सिस्टम बदल गया। उसमें पहले क्या हुआ करता था, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी 1986 वाली, उसमें 10+2 सिस्टम ये हुआ करता था। और अब क्या हो गया है, अब हो गया हमारा ये नीचे से चलिए 5 3 3 और 4, नीचे से याद रखेंगे इस तरीके से 5 3 3 4। अब 5 को भी अगर देखा जाए तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3+2, इसमें क्या हो गया 3+2, ये 3 और 2, 3 वर्ष, यानी बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 साल के बाद वो
प्री एजुकेशन में जाएगा, यानी कि आंगनबाड़ी या बाल वाटिका कह लीजिए, बाल वाटिका में जाएगा और वो 3 साल तक वहाँ पे प्री एजुकेशन में रहेगा। जैसे पहले नर्सरी हुआ करता था, तो अब नर्सरी ना कह के उसको बाल वाटिका कहा गया। आंगनबाड़ी जो चला रही हैं स्कूलों में वो बाल वाटिका, तो 3 साल तक बच्चा वहाँ रहेगा। यानी कि जब वो 3 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद वहाँ एडमिशन होगा, तो 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है वो कहाँ रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा। और उसके बाद 6 वर्ष का जब हो जाएगा तो उसका एडमिशन किस क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास में होगा। फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा तो वहाँ 6 से 8 वर्ष तक रहेगा, वो कक्षा 2 पास करेगा, है ना, कक्षा 2 पास कर लेगा। यानी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इस तरीके से हो गया। इसको अगर हम कहें तो ये हो गया आपका बाल वाटिका, 3 साल का बाल वाटिका हो गया, बाल वाटिका 3 साल का, और प्लस 2 साल का क्लास 1 और क्लास 2, कक्षा 1 और 2 हो गया, है ना। ये 5 साल का जो है ये हो गया, ठीक है। और फिर 3 साल इसमें बच्चा जो है कक्षा 3, 4 और 5 में रहेगा, 3, 4 और 5 में, यानी 8 से 11 वर्ष, 8 वर्ष से 11 वर्ष रहेगा, 11 वर्ष ये बच्चा रहेगा किस क्लास में, वो रहेगा 3, 4 और 5 में। यहाँ क्लास हो जाएगा कक्षा 3, 4 और 5 हो गया, है ना। और उसके बाद फिर 6, 7, 8, यहाँ 6, 7, 8 ये कक्षा हो गया 6, 7, 8, 6, 7 और 8 हो गया। यहाँ 11 से 14 वर्ष हो गया, 11 से 14 वर्ष हो गया, है ना, 11 से 14 वर्ष हो गया। और फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, है ना। यहाँ क्लासेस जो होंगी कक्षा 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 हो गया। और ये जो ईयर हो गया 14 से 18 वर्ष हो गया। तो ये टोटल जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से 5, 3, 3, 4, यानी 53, 34, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसमें कभी कभी वर्ष भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6 वर्ष तक जो बाल वाटिका में बच्चा रहेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा, प्री एजुकेशन रहेगा, फाउंडेशनल हो गया ये, ठीक है ना। और ये जो हो गया फिर आपका 3 वर्ष, ये 3 जो हो गया वो कक्षा 3, 4, 5 का हो गया। फिर 6, 7, 8 हो गया, और 9, 10, 11, 12 हो गया, ठीक है। अब इसी को जो है क्या कहा गया है, ये एक नाम और दिया गया है इसको, फाउंडेशनल, यानी जो नर्सरी में बच्चा रहेगा, बाल वाटिका में, यानी 3 तक तो वो बाल वाटिका में रहेगा। फिर वो प्राइमरी में जाएगा कक्षा 1 से, कक्षा 1 से जब 6 वर्ष का हो जाएगा तो 3 तो ये बाल वाटिका का हो गया, है ना, 3 ये बाल वाटिका का हो गया। और 2 वर्ष जो कक्षा 1 और 2 में वो पढ़ा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल, ये हो गया आपका फाउंडेशनल स्टेज हो गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, फाउंडेशनल स्टेज हो गया। और उसके बाद प्लस ये जो 3 हुआ आपका, ये 3 जो हो गया, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, है ना, प्रिपरेटरी स्टेज इसको कहते हैं। थोड़ा बाइलिंगुअल चलेंगे यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बातें करेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज हो गया ये। और उसके बाद ये जो 3 वर्ष की बात की है, 3 कक्षाओं की बात की गई है, 6, 7, 8 का, ये आपका सेकेंडरी स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज हो गया। और फिर ये जो 4 है, यानी 9, 10, 11, 12, ये सेकेंडरी स्टेज हो गया, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, सेकेंडरी स्टेज। तो इसको FPMS करके आप लोग याद कर सकते हैं, FPMS, FPMS का मतलब फाउंडेशनल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, मिडिल स्टेज हो गया, और फिर सेकेंडरी स्टेज हो गया। तो ये आपका जो शुरुआत के 5 साल है, ये आपका फाउंडेशनल होगा। फिर 3 साल ये जो होगा, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा, यानी कि 3, 4, 5 होगा, प्रिपरेटरी स्टेज होगा। और उसके बाद ये 11 से 14, यानी 6, 7, 8, ये मिडिल स्टेज होगा, मिडिल स्टेज। और मिडिल हम लोग इसको कहते भी, मिडिल स्कूल जहाँ 6, 7, 8 चलता है वो मिडिल स्कूल ही कहलाता है। और फिर ये सेकेंडरी स्टेज हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से याद करने का आसान सा तरीका FPMS हो गया, ठीक है ना। तो ये पूछा भी जाता है। अच्छा, जो पुराना अपना सिस्टम था, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें 10+2 और प्लस अगर ग्रेजुएशन इसमें जोड़ दिया जाए तो वो 3, 10+2+3, यानी 10 साल तक बच्चा 10वीं तक रहेगा। उसके बाद 11, 12, और उसके बाद फिर
ग्रेजुएशन 3 साल का, तो 10 2 12 3 15 यानी 15, 5 साल के बाद तो एडमिशन ही होता था, है ना। 6 साल के बाद तो 16 और 2 18, 6 साल के बाद एडमिशन तो 16 और 2 18, 18 साल के बाद वो इंटर, और उसके बाद 3 साल फिर ग्रेजुएशन का हो गया, है ना। तो अभी ग्रेजुएशन इसमें शामिल ना कीजिए, आप 10+2 ही इसको समझिए, 10+2, है ना, 10+2 इसको समझिए। तो पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इस स्ट्रक्चर पे बेस थी। अब क्या हो गया, अब 5 3 3 4 हो गया, 5 3 और 3 4 हो गया, यानी 53 34। इस तरीके से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसमें जो बात की गई है, इस एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें की गई हैं, वो मेन पॉइंट तो ये है सबसे पहले कि ये एजुकेशन पॉलिसी टीचर सेंट्रिक ना होके वो चाइल्ड सेंट्रिक होगी, यानी कि 2020 जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होगी, यानी कि बच्चों पर फोकस्ड होगी, केंद्रित होगी, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित होगी, बच्चा केंद्रित होगी, ऐसे कह लीजिए, है ना। बच्चों पे फोकस होगा। और एक तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है ना, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना। इसमें टीचर एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। सबसे पहले तो ये चाइल्ड सेंट्रिक है, ये भी पूछा जाता है, पॉलिसी है, पॉलिसी एक ही यल होगा। दूसरा, इसमें टीचर एजुकेशन पे भी काफी ध्यान दिया जाएगा। टीचर्स का समय समय पर क्या होगा, ट्रेनिंग होता रहेगा, ताकि उनके ज्ञान में कोई कमी ना आए, कोई जंग ना लगने पाए उनके ज्ञान में, है ना। लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया गया। लैंग्वेज इसमें मल्टीलिंगुअल आप कह लीजिए, ये लैंग्वेज में क्या होगा, मल्टीलिंगुअल होगा, है ना। मल्टीलिंगुअल का मतलब यहाँ पे वैसे 3 भाषाओं पर इसमें जोड़ दिया गया है। ये ट्राइलिंगुअल, इस तरीके से इसको कह सकते हैं, ट्राइलिंगुअल, यानी कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो एक अपनी वो भाषा लेकर, लोकल भाषा, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र का रहने वाला होगा वो भाषा लेकर एक वो आता है अपने साथ, और वो अपनी भाषा में बातचीत करेगा। जो भी उसको बातें कहनी है, अपनी बातें बतानी है, बातचीत करनी है, वो अपनी भाषा में कह सकता है। और उसके बाद एक तो इंग्लिश हो गई, एक तो लोकल भाषा हो गई, लोकल भाषा हो गई उसकी, जिस भी परिक्षेत्र से वो आता है, लोकल भाषा उसकी हो गई। और एक इंग्लिश हो गई उसकी, है ना, एक इंग्लिश भाषा हो गई। और उसके बाद फिर एक आपकी कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है, जो 22 भाषाएं हैं, है ना। अपने यहाँ अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से भी कोई एक भाषा हो सकती है, वो चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, है ना, कोई इस तरीके से। तो इस तरीके से मल्टीलिंगुअल का मतलब यहाँ 3 भाषाओं पर जोड़ दिया गया है ना। 3 भाषाएं यहाँ पर है, इनका जिक्र किया गया है ना। और फिर इसमें इंक्लूसिविटी की बात की गई, यानी समावेशन का बात किया गया, समावेशन की बात की गई है। समावेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी रीजन से आ रहा है, किसी भी बोलचाल का हो, किसी भी सामाजिक और सोशल कल्चर का हो, किसी भी क्षेत्र से बच्चा अगर वो आ रहा है तो उस बच्चे का एडमिशन लेना है, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, यानी कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिविटी, समावेशन, ठीक है ना, समावेशन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनका बिल्कुल सामाजिक परिवेश बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, तो हमें ऐसे कह के नहीं उनको एडमिशन नहीं लेना है कि आप जो है यहाँ पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। या कोई बच्चा जो है डिसेबिलिटी है, किसी में फिजिकली डिसेबल है, या कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, डिसलेक्सिया वगैरह है इसको कोई, है ना, तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी विद्यालय में प्रवेश करना है, उसका भी एडमिशन लेना है, और उसको उसी तरीके से हैंडल करना है जैसे और बच्चों के साथ हम हैंडल करते हैं क्लास में। उसको ये ना महसूस होने पाए कि हम ऐसे परिक्षेत्र से, ऐसे सामाजिक परिवेश से हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। समावेशन में एक चीज और होता है, जेंडर इक्वलिटी का ध्यान दिया गया है यहाँ पे अगर हम कहें तो जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान दिया गया है। जेंडर इक्वलिटी में चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, या ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, अगर वो स्कूल में आता है तो उसका एडमिशन उसी तरीके से किया जाएगा जैसे अन्य जेंडर्स का होता है, और उसके साथ हम इक्वल व्यवहार करेंगे उसी तरीके से। उसको इक्विटी कहेंगे, इक्वल व्यवहार करेंगे। तो जेंडर समावेशन की भी बात यहाँ की गई है
तो ये सारी चीजें जो है ये मेन है इसमें, है ना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चाइल्ड सेंट्रिक हो गया, समावेशन की बात की गई है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच की बात की गई है, और उसके बाद टीचर्स एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस पॉलिसी में। जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि हर साल और साल में 2 बार भी हो जाता है, कभी कभी टीचर्स की ट्रेनिंग, हम लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है, चाहे वो डाइट स्तर पे हो चाहे बीआरसी स्तर पे हो, ट्रेनिंग होती रहती है। या फेलन का भी जिक्र इस एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, तो अभी हम लोग जो है उसको भी देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। अब जो है इसमें बात क्या किया गया है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि एक तो इसमें बात की गई है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, है ना। थोड़ा सा एन यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, सर्वांगीण विकास की बात की गई है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसा कि हम लोग होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बच्चों का बनाते हैं, तो उसमें जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही गई, प्लस उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना, उनका नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें, वो सारी यानी कि हर आयाम से वो बच्चा जो है डेवलप्ड हो। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कोई बच्चा अगर खेलने में अच्छा है तो उसको खेल में आगे निकाला जाए, कोई बच्चा अगर कोडिंग में अच्छा है उसको कोडिंग में आगे, यही कौशल विकास की बात भी इसमें की गई है, हम लोग उसको जिक्र करेंगे या लिख ही लेते हैं इसको। यहाँ कौशल विकास की भी बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात की गई है, यानी कोई बच्चा अगर बेसिस का 6, 7, 8 में कोडिंग की बात की गई है, या कोई बच्चा खेलना चाह रहा, अच्छा खेल में निकल रहा है तो उसको खेल में आगे प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। या कोई बच्ची है जो सिलाई कढ़ाई वगैरह में जाना चाह रही है, वहां से भी यानी स्किल डेवलपमेंट, उसके जो भी स्किल है उसको डेवलप किया जाए और उसके हुनर के अनुसार उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो स्किल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का संपूर्ण, जिसको 360 डिग्री जो है कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, यानी उस तरीके से बच्चे का विकास हो कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। जब बच्चा स्कूल एजुकेशन से बाहर आए तो वो चाहे सामाजिक उसका विकास हो, चाहे मेंटल विकास हो, हर तरीके से वो डेवलप्ड होके आए, है ना। और इसी में सीडीपी एक चीज कही गई है, सीडीपी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। सीडीपी की भी बात कही गई है इसमें। अब सीडीपी क्या है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी वाली बात नहीं है, ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, इसको लिख भी लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो क्रिटिकल थिंकिंग वो थोड़ा सा तार्किक तरीके से सोच सके, तर्क कर सके। यानी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो वो सोच ले, उस तरीके से तर्क कर सके कि क्यों हम रास्ते से नहीं जाएंगे, या कोई चीज एज इट इज मान लिए तो क्यों मान लिए, वो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख जाए। और उसके बाद फिर जो डी की वैल्यू मान है वो डिसीजन मेकिंग में वो एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है ना। आजकल क्या है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में बच्चों को कठिनाई होती है, तो हमें उस तरीके से बच्चों को डेवलप करना है ताकि बच्चा जो है डिसीजन लेने में माहिर हो जाए, अच्छा डिसीजन ले पाए और अपने भविष्य का निर्धारण कर पाए उस तरीके से। और फिर यहाँ पे है जो है ये पी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। यानी कि कोई प्रॉब्लम हो अगर उसके सामने आती है तो कितने आसानी से, कितने फ्रीक्वेंटली उसको वो कितने कुशलता के साथ उसको सॉल्व कर पाता है, ये चीज भी उसमें कही गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है।
ये 21st सेंचुरी की स्किल्स है, ये 21st सेंचुरी की स्किल्स है। यानी बच्चा अगर 21st सेंचुरी में है, एनईपी 2020 इसीलिए लाया गया ताकि बच्चे में ये सारी जो है कुशलता वो डेवलप हो सके, ठीक है ना। उसके बाद जो है लर्निंग टू लर्न की बात भी की गई है। लर्निंग टू लर्न यानी बच्चा सीखने के लिए सीखता है, सीखने के लिए सीखना है ना। लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू लर्न, सीखने के लिए सीखना, इसकी भी बात की गई है, सीखने के लिए सीखना, है ना। जिसमें जिसको एक शब्द और कहा गया है वो है आपका मेटाकॉग्निशन, है ना, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, है ना, मेटाकॉग्निशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, तो परासंज्ञान इसको कहा जाता है, परासंज्ञानात्मक भी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं इसमें। फिर आगे जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग ये 21st सेंचुरी की, ऐसा भी हम कह सकते हैं ये 21st सेंचुरी की स्किल्स है। ये सीडीपी जो है ये 21st सेंचुरी की स्किल्स है ना, सेंचुरी की स्किल्स है ये, ठीक है। इसमें इनोवेशन भी आता है, किस तरीके से बच्चा कोई चीज इनोवेट कर पाता है, क्या सोच पाता है, कितने अच्छे से वो डिसीजन ले पाता है ना। इसमें अगर बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना है तो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मजबूर करना है। यानी बच्चों को एज इट इज नहीं पढ़ा देना है, बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि वो क्या सोचें, बच्चों को ये सिखाना है कि वो कैसे सोचें और किस टॉपिक पर किस तरीके से, कितनी बारीकता से, कितनी गहनता से वो सीख सकते हैं, वो चीजें उनको सिखानी। यानी कि सोचने की कौशल, सोचने का कौशल उनको डेवलप करना है। उसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे उनको पजल्स दिया जाए, पजल्स उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज दिया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग उनको कराया जाए, है ना। उनको कुछ देर के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, है ना, ताकि वो सोच सकें और ग्रुप डिस्कशन कर सकें। पीयर लर्निंग की भी बात की गई यहाँ पे, यानी कि बच्चा अपने साथ वाले बच्चे से, सहपाठी के साथ भी डिस्कशन करे, कुछ अपनी बातें बता सके, कुछ अपने क्लासमेट की बातें सुन सके। तो इस तरीके से एक क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनके अंदर ये स्किल डेवलप किया जाए ताकि बच्चा डीपली सोच सके, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर अच्छे से डीपली सोच करके और फिर वो डिसीजन, अच्छा सा डिसीजन उसमें ले सके, है ना। और कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन की बात की गई है इसमें, कोलैबोरेशन, है ना, और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड यानी कि बच्चा मिलजुल के पढ़ाई कर रहा है, बच्चे के अंदर जो है शेयरिंग की भावना है, बच्चा कोलैबोरेट कर रहा है, एक दूसरे की तारीफ कर रहा है, एक दूसरे से जो है मिलके कोई काम आगे बढ़ा रहा है, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड, इसीलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, जिसमें बच्चों को 2-4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके अंदर जो हेल्प करने की भावना है, कोलैबोरेट करने की भावना है और उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़े, स्ट्रांग हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो स्ट्रांग हो, बातचीत करने की जो लहजा होता है वो स्ट्रांग हो, है ना। इस तरीके से एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो बात करते हैं असेसमेंट की। एनईपी 2020 में जो असेसमेंट की बात की गई है वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है। असेसमेंट यानी आकलन, तो आकलन जो किया गया है वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है। 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है, है ना। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करते हैं,
तो सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का हमें चारों तरफ से आकलन करना चाहिए, यानी उसकी जितनी भी दक्षताएं हैं, जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं उसका हमें आकलन करना होगा। और उसी जैसे एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है, तो यानी कि चारों तरफ से चारों बहुमुखी प्रतिभा के जो बात होती है, बहुमुखी प्रतिभाओं का जो है हमें आकलन करना होगा। और इस तरीके से आकलन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो 360 डिग्री आकलन में होता है कि बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट करे, है ना, सेल्फ असेसमेंट बच्चा सेल्फ असेसमेंट करे, यानी कि अपने आप को बच्चा देखे कि मैं पिछले महीना किस स्तर पे था और इस महीने में किस स्तर पर जा रहा हूँ। वो अपना स्व आकलन करे, बच्चा अपने पढ़ाई का, अपने एक्टिविटीज का स्व आकलन करे कि उसमें कितना सुधार हो रहा है। दूसरी चीज आती है इसमें पीयर असेसमेंट, यानी कि बच्चे के जो सहपाठी हैं, जो पास वाले सीट्स पे बैठे हैं, बच्चे के बगल वाले सीट्स पे बैठे हैं, वो भी बच्चे का आकलन, एक दूसरे का आकलन करें। यानी कि हम लोग ये क्लासेस में करवाते भी हैं, जब बच्चों को कोई टेस्ट होता है या कुछ उनसे सुनना होता है या कोई एक्टिविटी होती है, तो ग्रुप में उनको दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप एक दो लोगों का या 3 लोगों का ग्रुप बना के ये काम करिए या एक दूसरे से ये क्वेश्चन आंसर मीनिंग वगैरह पूछ लीजिए। तो इस तरीके से बच्चे का आकलन होना चाहिए, यानी इसी को पीयर असेसमेंट कहते हैं। जब बच्चा अपने बगल वाले बच्चे से पूछता है, कोई चीज असेसमेंट करता है, तो उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। और तीसरा चीज इसमें होता है, वो टीचर भी उसका असेसमेंट करें, टीचर असेसमेंट भी होना चाहिए, यानी कि टीचर तो आकलन करेगा ही करेगा, बाकी बच्चा सेल्फ असेसमेंट करे, पीयर असेसमेंट यानी कि, और उसके बाद फिर टीचर असेसमेंट करे, है ना। तो ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 360 डिग्री असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इस तरीके से असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसी में, तो असेसमेंट और किस तरीके से होता है, जैसे असेसमेंट में चीजें ध्यान क्या रखी जाती हैं। सबसे पहले तो एक ये है कि समेटिव असेसमेंट जो है, समेटिव से अब हम लोग जो है किधर बढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले क्या होता था, पहले हाफ ईयरली एग्जाम होता था, उसके बाद फिर एनुअल एग्जाम, 10 पेपर रिलेटेड एग्जाम होता था। अब क्या हो गया, अब बच्चे का एग्जाम जो है हर 2 महीने पे या सेशनल भी होने लगा, है ना, 2 महीने पे एग्जाम होता है, जिसको यूनिट टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उसके क्रिएटिविटी का, उसके थिंकिंग का इस तरीके से वो असेसमेंट होता है, जिसमें सिलेबस थोड़ा होता है और बच्चे का आकलन किया जाता है। तो समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये भी एक पॉइंट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी, एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा, रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग बढ़ रहे हैं, रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग चल रहे हैं, यानी कि जो आकलन होना चाहिए, जो असेसमेंट होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि कोई कठोर स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए उनके आकलन का, बच्चों के आकलन का कोई कठोर असेसमेंट नहीं, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन। तो ये चीज जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगा बच्चे का, जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा। तो स्टैंडर्ड, एक वर्ड ये भी होता है, स्टैंडर्डाइजेशन से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी वर्ड आता है एग्जाम में कभी कभी, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक जो एजेंसी बनाई गई, टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, परख की बात भी पूछी जाती है, परख का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। और परख क्या है, एक टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और वो विद्यालयों में रैंडमली जो है
विद्यालयों को सिलेक्ट करती है और हर स्टेट में ये टेस्ट होता है, विद्यालयों में टेस्ट होता है और बेसिकली क्लास 3, 6 और 9 के बच्चों का टेस्ट इसमें होता है परख में। तो परख क्या है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ये है परख का परफॉर्मेंस। A for assessment, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, और फिर ए हो गया। एक यहाँ पर ए आपका है, ये इसका मतलब हो गया एनालिसिस। तो एंड एनालिसिस हो गया, बीच में एंड एनालिसिस। एनालिसिस, फिर ऑफ नॉलेज, के से नॉलेज हो गया। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट। डी इसमें नहीं है लेकिन ये याद रखिएगा इसको। तो 6 अक्षर है इसमें, 6 लेटर्स हैं। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। ये एक सेंट्रल एजेंसी है ना, सेंट्रल एजेंसी है जो विद्यालयों में बच्चों का रैंडमली टेस्ट करती है। और ये भी याद रखिएगा किस क्लास का, क्लास 3 यानी फाउंडेशनल स्टेज। जब बच्चा 1 और 2 पास करके 3 में जाता है तो 1 और 2 में वो बच्चा कितना सीखा है, कितनी कॉम्पिटेंसी उसकी डेवलप हो गई है, ये क्लास 3 का टेस्ट होता है। और फिर इसमें बेसिकली मैथ और भाषा और गणित का इसमें 3 में होता है, भाषा और गणित का 3 में होता है ना। और उसके बाद फिर 6 क्लास का टेस्ट होता है। 6 क्लास में भाषा, गणित और वर्ड अराउंड अस, जिसको आप ईवीएस कह लीजिए, वर्ड अराउंड अस, इसका टेस्ट होता है। और उसके बाद क्लास 9 का जो टेस्ट होता है वो आपका होता है एसएसटी, भाषा, गणित और एसएसटी का टेस्ट। इसमें साइंस भी हो जाता है, साइंस भी आ जाता है इसमें, तो उसका भी टेस्ट होता है इसमें। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, तो ये टेस्ट होता है ये, ठीक है ना। क्लास 3, 6, 9 अभी जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, परख टेस्ट हुआ है, वो आई थिंक दिसंबर 2024 में हुआ है। दिसंबर 2024 की रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है उसको भी आप लोग जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि वो हमें नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कि कक्षा 3 का क्या रिपोर्ट आया है, कक्षा 6 का रिपोर्ट क्या आया है, और अलग अलग विषयों में अलग अलग रिपोर्ट की गई है, रिपोर्ट दिया गया है कि कितने % बच्चे किस लेवल पे हैं, किस लेवल की कॉम्पिटेंसी जो है वो गेन कर चुके हैं, ये सारी रिपोर्ट में दिया गया है। तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया परख, है ना। ये ऐसी बॉडी है जो रैंडमली विद्यालयों का सेलेक्ट करके और उसके बच्चों का टेस्ट ये लेती है ना। तो इसमें 3 तरीके का जो है परख में बेसिकली, या ऐसे कह लीजिए एनईपी 2020 में 3 तरीके का जो है होता है, परीक्षण होता है। एक तो कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव, इसको संज्ञानात्मक कहते हैं। संज्ञानात्मक। दूसरा हो गया आपका अफेक्टिव, जिसको संवेगात्मक कहते हैं। और तीसरा हो गया आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर मीन्स गत्यात्मक। तो ये 3 तरीके का असेसमेंट होता है। कॉग्निटिव, इसको कैप से आप याद कर सकते हैं। सी फॉर कॉग्निटिव हो गया, ए फॉर अफेक्टिव हो गया, और पी फॉर साइकोमोटर हो गया। संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे का कितना डेवलप हुआ है। संज्ञानात्मक हमने समझाया है, संज्ञानात्मक का मतलब सिर्फ इतना
कि बच्चा जो है किसी चीज़ के बारे में कितना गहराई से सोच सकता है, संज्ञान ले सकता है किसी चीज़ का, सोच करके और उस पर फिर अपना एक अच्छा सा सलूशन निकाल सकता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, अच्छे से गहराई से डीपली उसको सोच के और उसका सलूशन निकाल सके। संवेगात्मक कि उसके मतलब कि उसके जो है इमोशंस कितने विकसित हुए हैं, उतने उसके इमोशंस किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। और साइकोमोटर, जहाँ भी मोटर शब्द आ गया इसका मतलब वहाँ गत्यात्मक चीज़ें हो रही हैं, यानी वो बच्चा कितना क्रिएटिव है, वो कितना क्रिएटिव लर्निंग कर रहा है, किस तरीके से क्रिएटिविटी कर रहा है, तो उसके क्रिएटिविटी का भी जो है टेस्ट होता है इसमें। आजकल जो है फोकस किया जा रहा है एजुकेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गतिविधि कराकर बच्चों को सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गतिविधि कराया जाता है क्रिएटिविटी के माध्यम से, चाहे वो भाषा हो, चाहे गणित हो, है गणित में खेल खेल में गणित सिखाने की बात की गई है। और गणित खेल जो है हम लोगों को संदर्शिका जो मिली है, तो उसमें गणित खेल एक हर दिन जो है एक उसमें कालांश चलता भी है, एक पीरियड चलता भी है गणित खेल का। तो ज़्यादातर जो है गत्यात्मक गतिविधियों पर आधारित जो है शिक्षण इस समय हो रहा है। तो ये तीनों तरीके का जो है असेसमेंट इसमें होता है एनईपी 2020 में, ठीक है ना। और तीनों डोमेन ये जो है कवर किए जाते हैं, और तभी बच्चे का जो है क्या कहा गया कि सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में अच्छा नहीं है, बट वो खेलने में अच्छा है, और खेलने में मान लीजिए वो कोई खेल उसका बहुत अच्छा है, तो आप उसमें उसको आगे बढ़ाइए। यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी कौशल ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई छुपा कौशल हो, है ना, तो उस कौशल को टीचर का क्या उत्तरदायित्व है, उस छुपे कौशल को बच्चे का बाहर लेकर आए और उसमें उसको आगे बढ़ाए, है ना। तो ये चीजें हैं इसमें जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की गई है। सर्वांगीण विकास में उसके कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पढ़ना लिखना तो हो ही गया, प्लस उसके बाद उसकी जो भी एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी चाहे वो किसी खेल में वो पारंगत हो, या गाने बजाने में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, किसी में हो, है ना, तो उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कोई भी उसका छुपा कौशल जो है वो निखर के बाहर आना चाहिए, और उसमें उस बच्चे को आगे बढ़ाना। इमोशनली भी उसको देखना होगा कि बच्चा इमोशनली कितना डेवलप हो गया है, यानी कि वो भावात्मक रूप से किस तरीके से उसका विकास हो गया, उसकी भावनाएं किस कदर किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। तो ये भी सारी चीजें जो है उसमें की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है ना। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी हम लोग बनाते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी हम लोग इस समय बनाते हैं और उसको अपलोड भी करना होता है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, तो ये सारी चीजें जो है एनईपी 2020 में कही गई हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे से रिलेट करके पूछा जाता है ना। और जो भी हमने कैप की बात की, तो ये सारी चीजें ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी है, तो अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ा गया है तो एक दूसरे से वो कनेक्ट किया जा सकता है। एनईपी 2020 और सीडीपी ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा गया है तो अच्छे से वो सीएपी वाली बात जो है वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसमें, है ना। तो अच्छा, फिर उसके बाद करिकुलम की बात इसमें कर लें, तो करिकुलम रिडक्शन की बात की गई है ना। यानी कि बच्चे का जो बोझ है, बच्चे का जो प्रेशर है, कहते हैं कि बोझ बच्चे का बढ़ता जा रहा है ना, बैग का वेट जो है बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे के बैग का वेट कम करने की बात की गई है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि बच्चे के वजन से 10% से ज़्यादा उसका वेट, उसके बस्ते का वजन ना हो। तो इसके करिकुलम में भी कुछ जो है कमियां करने की बात की गई है। यानी कि अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आपका
सिलेबस हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो जाती है ना। ये करिकुलम का मतलब पाठचर्या हो गया, पाठचर्या, और ये हो गया पाठ्यक्रम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पाठ्यक्रम होता है यानी कि। और ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो गई। बच्चा जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है तो वो जितनी सारी चीज़ें स्टार्ट करता है, प्रार्थना से लेकर खेलना, पढ़ना, कूदना, जो भी कुछ वो क्लास स्कूल में करता है, कैंपस में करता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, पाठचर्या में आती हैं। पाठचर्या का एक हिस्सा है सिलेबस। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी इसमें शामिल होती हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, उसके बाद डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, प्रार्थना हो गया, है ना, कोई खेल हो गया, कोई और गतिविधि हो गई। यानी स्कूल में जो भी वो बच्चा परफॉर्म करता है सिलेबस के अलावा, उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बात कहते हैं उसको। तो इसमें इसके सिलेबस में, उसके करिकुलम में थोड़ा सा बदलाव करने की भी कोशिश इसमें बात की गई है, और कुछ करिकुलम में कमी करने की बात, रिडक्शन की बात की गई है, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा प्रेशर में ना रहे, बच्चे का बोझ कम हो जाए, बच्चा ज़्यादा जो इसेंशियल चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ों पर बच्चा ज़्यादा फोकस हो सके। यानी जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं उसके पाठ्यक्रम में, जो उसके मस्तिष्क और उसके थिंकिंग से रिलेटेड है, ज़्यादा उसी पर वो फोकस हो सके। तो इसमें भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी कुछ बातें की गई है, जो कम करने की बात की गई है, उसको मिनिमाइज करने की बात की गई है ना। तो ये चीज़ है। अब इसमें हमें लगता है कि आज के लिए इतना ठीक है। उसके बाद फिर ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये हमारा NEP 2020 का, और इसमें पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम पूरा फिर NEP 2020 पूरा कवर कर लेंगे। तो पहला वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, उसके बाद अगला वीडियो जब आएगा उसको भी आप लोग देखिएगा। और अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में भी आप नए, अगर पहली बार आपको ये वीडियो मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मित्रों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।